नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2 दिन बाद 24 के चुनाव के लिए एक बार फिर से विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की बैठक पहले पटना में हुई, फिर बेंगलुरु में हुई और अब मुंबई में यह तीसरी बैठक इंडिया गठबंधन की जो होने जा रही है। इस बैठक के लिए कई एजेंडास पर चर्चा की जा रही है। इनमें इंडिया गठबंधन का लोगो जारी करने से लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों और संयोजक के नाम पर मोहर तक को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन बैठक से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के विस्तार को लेकर भी अब खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि कई और राजनीतिक दल जो हैं उनके साथ वो जुड़ेंगे, मतलब इंडिया गठबंधन का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने किसी एक पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल और महाराष्ट्र में शेतकारी कामगार पक्ष को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर चर्चाएं अंदर खाने खूब जोर शोर से चल रही हैं। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो फिर पटना में 15, बेंगलुरु में 26 पार्टियों के बाद मुंबई में बैठक तक इंडिया गठबंधन में 30 के करीब पार्टियां जुड़ जाएंगी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन पार्टियों को जोड़ने से 24 की राह विपक्ष के लिए आसान हो जाएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो तो अभी भी एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। और सवाल यह भी, क्या मुंबई में इंडिया गठबंधन के विरोधाभास दूर हो पाएंगे? सवाल महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इस पर कब फुल स्टॉप लगेगी, किसी एक नेता के नाम पर मोहर कब लगेगी? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे हुंकार में। लेकिन पहले आप देख लीजिए किस तरीके से इसी मुद्दे पर हो रहा है सियासी वार पलटवार। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी और अहम बैठक मुंबई में होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और ये पोस्टर में लिखा गया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया जीतेगा कि जो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, उसका अनावरण 31 अगस्त को शाम को 7 बजे। अब जा ही रहे हैं उस दिन, और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं। घमंडिया गठबंधन है, ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। जो शब्द अपने पे सीधे सीधे पड़ रहा है, इनकी कोशिश होती है कि दूसरे पर घमंडी अमंडी सब करते रहें। इंडिया अलायंस ही जो है आगे चल के आएगा, इंडिया अलायंस का कोई दिख नहीं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यताएं रखते हैं। सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए और हम लोगों ने सफलता पाई है। वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। हमको कुछ नहीं बनना, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, तो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं। की जनता जानती है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश चला सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति चला ही नहीं सकता। देश में एक तानाशाह की सरकार बैठी है, उसको भी मुंबई से चले जाओ का नारा लगाने का भी आगाज हो सकता है और इंडिया अलायंस का मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जा सकता है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। আমার তখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে যায়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। ভাঙো বিজেপি সরকার, জোর করে সরকার রাখা যাবে না।
मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा शो में हमारे साथ मौजूद होंगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं विनय मिश्रा जी, वो आज के शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करूंगी। ये जो चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं सियासी गलियारों में कि इंडिया गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में है, तो कुनबा बढ़ेगा मतलब ताकत बढ़ेगी सर? जी, उनको हर किसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार है कि अपना कुनबा बढ़ाए। ठीक है, तो अपना कुनबा बढ़ाएं। पहले भी उनका कुनबा बहुत बड़ा रहा है, अब और बड़ा कर ले, उनका अधिकार है वो, उसमें हमको क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, सवाल मेरा ये कि कुनबा बढ़ेगा तो ताकत बढ़ेगी, ये सवाल था। जी नहीं, कुनबा बढ़ने के बाद भी ताकत नहीं बढ़ती है। हाँ। कुनबा तो बहुत बड़ा हुआ करता था कांग्रेस का अपने आप में। राजीव गांधी के जमाने में 413 सांसद थे, आज सिमट कर जो है वो 54 सांसद रह गए हैं। लालू प्रसाद यादव किसी जमाने में 22 सांसदों के लोकसभा में लाया करते थे, आज 0 लोकसभा सांसद हैं। तो सिर्फ दलों को जोड़ लेने से शक्ति बढ़ जाती है, यह जो है धारणा हो सकती है, हकीकत नहीं। ठीक है विनय मिश्रा जी, दल जुड़ रहे हैं लेकिन शक्ति बढ़ेगी ये धारणा हो सकती है, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, हकीकत से परे है ये। विनय मिश्रा जी की आवाज दीजिए जरा, ऑडियो। सर म्यूट तो नहीं है आप? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है विनय जी, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। रामकृपाल जी, देखिए, जो अभी हल्के से संकेत मिल रहे हैं, जैसे अकाली दल जा रहा है, ये सब इनके बारे में मुझे नहीं, लेकिन जो अगर मायावती का जो है, मायावती अगर इस गठबंधन का हिस्सा हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अखिलेश और मायावती, इसका मतलब है कि 2019 की तरह 2024 में भी होगा क्या। लेकिन मैं फिर कहूँ कि हो सकता है, राजनीति में कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे जो ज़मीनी सच्चाई है, मुझे लगता है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। रही बात इनमें से दोनों में से कोई एक बाहर रहता क्या नहीं होगा सर? मतलब हमने तो देखा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, वो साथ आ गए थे 2019। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मायावती के बयान रहे हैं अब तक के, ठीक है, उसके हिसाब से तो नहीं आएंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि ये गठजोड़ कांग्रेस, मायावती और अखिलेश, हाँ, ये तीनों एक साथ आ जाएं, गठबंधन का तो मतलब यही हुआ ना, हाँ, कि तीनों आएंगे, हाँ, और तीनों में सीट शेयरिंग होगी। ये मुझे लग रहा है, अभी तो मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा होता दिखता नहीं है जमीन पर। ठीक जी। और इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है, मैं कहूँगा ये कि देखिए, हमेशा जैसे मैंने रोमाना जी आपके शो में पिछले दिनों का एक बात कही थी कि भविष्य की बात करना और इतिहास की बात करना आसान होता है, वहाँ से उठा करके अपने फेवर में, वर्तमान की जो बात होती है ना, वो जरा करना मुश्किल होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी होने जा रहा है बहुत बहुत सुखद है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अगर दो गठबंधन सीधे सीधे आपस में टकराते हैं तो इससे कोई हारे कोई जीते, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। सर आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन वो एआईएमआईएम वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो तीसरे मोर्चे को लेकर हुंकार भर रहे हैं, वो तो तीसरे मोर्चे के लिए ताल ठोक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं राजनीतिक दलों से उनकी चर्चा भी शुरू हो गई है। खैर विनय मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है सर तो अब जरा जवाब दीजिए। उस समय दिक्कत आ गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कुनबा बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं इसका कोई असर नहीं होने वाला है। देखिए, इसका असर तो इतना है जी कि इनके पेट में दिन रात दर्द हो रहा है। इनको सिर्फ सपनों में भी इंडिया नजर आ रहा है। जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है तब से बीजेपी खाली इंडिया 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 कर रही है और इनको इंडिया के नाम से नफरत हो गया। और ये पुरानी बातें याद दिला रहे थे, इनसे पूछिए तो 3 बार कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में आई, तो ये समय की बात होती है। ये समय बोला, दिल्ली में ये 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? यही मोदी साहब और होम मिनिस्टर साहब दिल्ली में पर्चा बांट के गए थे, दिल्ली में नहीं आ पा रहे।
तो ये गठबंधन पड़ रहा है ये। और आप देखिएगा अभी तो ये तीसरी मीटिंग होने जा रही है, आप आने दीजिए समय, ये गठबंधन भी बढ़ेगा, कुनबा भी बढ़ेगा और भारत में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आप दोबारा आ जाएगा। प्रेम शुक्ला जी आपने सुना, वो कह रहे हैं साहब कुनबा भी बढ़ेगा, ताकत भी बढ़ेगी, और ये तो बीजेपी वालों की नींदें उड़ गई हैं इंडिया गठबंधन से। इसी वजह से इंडिया गठबंधन इनकी जबान पर भी नहीं आ रहा है। गठबंधिया नाम बिगाड़ रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी, ये झूठ बोलने में जो लोग अभ्यस्त हों, अब मुझे बताइए इनको दूसरों के सपनों का ज्ञान इनको कैसे हो जाता है? ये कहां से तकनीक ले आई है आम आदमी पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग सपने देखते हैं और दिख इनको जाता है। आप इसी समझ सकते हैं कि इनकी क्या दशा है। तो प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए, फिर मैं आपसे जान लूंगी। आप जवाब दे दीजिएगा कौन सी तकनीक से आप जान रहे हैं कि सपने में भी इन लोगों को इंडिया दिख रहा है। आप जवाब दीजिएगा सर, ठीक है, लेकिन पहले सुन लीजिए उनको ताकि दर्शक समझ पाए। प्रेम भाई आइए प्लीज जी। इनकी दशा ऐसी है रोमाना जी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गठबंधन कर पाएगी क्या? तो अलका लांबा और संदीप दीक्षित के बयान कुछ कह रहे हैं, इनके नेताओं के बयान कुछ कह रहे हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों में गठबंधन आपको लगता है हो पाएगा? रामकृपाल सिंह जी बहुत अनुभवी संपादक यहाँ बैठे हुए हैं, अनुभवी पत्रकार, मुझे बताइए ये राजनीति में कहने के लिए बहुत आसान है, करना इतना आसान है क्या? करके देखें ये भाई। दिल्ली में ये बार बार दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं। 2014 में केजरीवाल जी खाता खोल पाए थे क्या लोकसभा में? 2019 में दिल्ली में खाता खोल पाए क्या? वो क्यों नहीं खोल पाए? विधानसभा चुनाव में 67 सीटें 70 में से जीत जाते हैं, लोकसभा में एक नहीं जीत पाते हैं। इसका कभी आत्मावलोकन किया? 2019 में आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों के वोट मिला दीजिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी डेढ़ी है। तो आप कृपा करके जो है हालात वर्तमान को समझें, और अगर आप नहीं समझना चाहते तो दावा करने से कौन आपको मना कर रहा है? केजरीवाल जी तो बनारस में मोदी जी को हराने 2014 में चले गए थे, कितना दारुण पराभव हुआ है लोगों ने देखा है। ठीक है, तो मैं आप जवाब तो जो है गुजरात में भी इनको आईबी की रिपोर्ट मैं विनय जी से जवाब लेती हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगी दोबारा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जवाब ले लीजिए ना। आपने इतनी सारी बातें सुनाई हैं अभी विनय जी को, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जी विनय जी। शुक्ला जी, ओम प्रकाश राजभर जी जो प्रधानमंत्री को सांड कहते थे जी, उनके पीछे आप घूम घूम के कह रहे हमारी पार्टी में आ जाइए। चिराग पासवान की पार्टी टोरी, चाचा कह रहे हाजीपुर से मैं लड़ूंगा, भतीजा कह रहे मैं लड़ूंगा। पहले अपना कुनबा संभालिए। कई ऐसे गठबंधन हुए जिनको आपने पीडीपी, जिनको आप आतंकवादी कहते थे, उनके साथ आपने कश्मीर में सरकार बनाई। आप दिल्ली में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 9 दिन के आप डर के मारे ऑर्डिनेंस लेके आए। ऐसा क्या डर लगता है आपको अरविंद केजरीवाल से? दिल्ली में आपके होम मिनिस्टर पर्चा ले घूम रहे थे घर घर कि ले लो बीजेपी का पर्चा ले लो, कुछ तो वोट दे दो। लेकिन क्या परिणाम रहा? जनता ने इस बार काम को साथ दिया। नहीं, लेकिन विनय जी ये भी तो हकीकत है ना कि ठीक है, विधानसभा के अंदर, दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार देते हैं, तो जब बारी लोकसभा चुनाव की आती है तब अरविंद केजरीवाल को 0 भी तो मिलता है ना सर। 7 की 7 सीटें मोदी जी के नाम पर दिल्ली वाले दे देते हैं, बीजेपी के खाते में चली जाती हैं। इस बात को भी तो देखिए ना जी। मैडम काट की हांडी चढ़ गई, अब उतरने वाली है। आप लोगों ने देख लिया कि मोदी जी ने क्या किया दिल्ली के लिए। दिल्ली के लोगों को ठग लिया, दिल्ली के लोगों ने जो वोट दिया उस वोट की ताकत भी छीन ली। इस बार दिल्ली देख रहे हो, दिल्ली का चुनाव इस बार फुल स्टेट वोट पे होगा। और मैंने झूठ की बात इनसे पूछिए, इनके हर मैनिफेस्टो में था कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड देंगे। ठीक है सर, ठीक है, वो बातें आप लोग पहले कर चुके हैं, आज वो मुद्दा नहीं है। आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर रहते हैं। देखिए 2 और मेहमान जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक सुधींद्र भदौरिया जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और अलका लांबा जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। अलका जी, ये जो अब बयान आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कि साहब अभी हमारा जो कुनबा है इंडिया गठबंधन का वो बढ़ेगा, एनडीए के कुछ साथी हैं, बहुत मुमकिन है वो इंडिया गठबंधन में आ जाएं, तो ये सब क्यों हो रहा है? अभी जो कुनबा है उससे बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से इंडिया गठबंधन के दायरे को बढ़ाने के लिए कवायद जरूरी है। रोमाना जी, मैं बहुत विश्वास के साथ 140 करोड़ की जनता को बताना चाहती हूँ कि इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं, मजबूत
बहुत दिक्कत आ रही है आवाज में। अलका लांबा जी, आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। कुछ दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं। दोबारा से आपके पास आऊंगी मैं, इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। तब तक मैं सुधींद्र भदौरिया जी का रुख करती हूँ। सुधींद्र जी, ये जो चर्चा जोरों पर है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है क्या मायावती? बीएसपी को लेकर आपका आंकलन क्या कहता है? 2019 में जिस तरीके का प्रयोग उत्तर प्रदेश की सियासत ने देखा, एसपी बीएसपी साथ आए थे, एक बार फिर से आपको संभावना लगती है कि ऐसा कोई प्रयोग हो सकता है बीएसपी की तरफ से विपक्षी दलों में साथ आने का? देखिए बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसकी सर्वमान्य लीडर हैं, उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है कि हम चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं। और अकेले लड़ने इसलिए जा रहे हैं कि हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब के विचारों पर है। हमारी प्रतिबद्धताएं भारतीय संविधान के साथ साथ हम मान्यवर काशीराम ने जो रास्ता दिखाया बहुजन समाज के साथ साथ सर समाज के लिए, निर्धन लोगों के लिए, उसके लिए है। ये चुनाव की जो प्रक्रिया होती है किसी एजेंडे के साथ होती है, न केवल किसी को जिताने के लिए, न केवल किसी को हराने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर विकल्प बने, पर वो विकल्प बनना चाहिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम विचारधारा के आधार पर। और उसके साथ साथ जब तक ये हम लोगों को आश्वस्त नहीं होगा, बहन मायावती जी को विशेषकर, कि वो दलित और शोषित वंचित लोगों के लिए पक्ष में सरकार कोई भी बने काम करेगी, वो मैं समझता हूं कि जैसा उन्होंने स्वयं मतलब कहा है, अभी तक की स्थिति में सुधींद्र जी समान दूरी बनाते हुए अपने एजेंडा पर सुधींद्र काम भदौरिया करेंगे। जी, आप ही से मेरा सवाल है, अभी तक की स्थिति में मतलब पूरी तरीके से वो कहते हैं ना दरवाजे बंद, वो पूरी तरीके से डोर क्लोज नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है, अगर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाता है गठबंधन की तरफ से तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है, ये कह रहे हैं आप? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि राजनीति और चुनाव इस पर आधारित होने चाहिए। और अगर राजनीति और चुनाव इस पर आधारित होंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा, समाज में बदलाव के लिए अच्छा होगा। और बहन मायावती जी वही काम करती हैं जो परम पूज्य बाबा साहब ने सिखाया कि हमें इन वर्गों को सत्ता की कुंजी दिलानी है। अगर सत्ता की कुंजी उस प्रयास में शामिल हो पाएगी, अभी आपको किसी गठबंधन का, चाहे वो एनडीए वाला हो या इंडिया वाला हो, अभी आपको किसी गठबंधन का वो एजेंडा नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये समान तौर पर दूरी? देखिए अभी तो केवल दल मिल रहे हैं। अभी उन्होंने कोई, आप मुझे बता दें, आप तो बहुत पुरानी पत्रकार हैं और यहाँ पर और भी बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं जिनको मैं कई दशकों से जानता हूँ, कोई कार्यक्रम तो घोषित किया नहीं है उन्होंने। तो कोई भी अभी भी किसी प्रकार की सरकार बनेगी, अभी बहुत सारे हमने ये देखे, तमाम तरह के दौर आए हैं, तमाम पार्टियां रही हैं, वैसी पार्टियां भी रही हैं जिनसे लोगों ने जिनको बदला है, बहुत लोग सत्ता में भी रहे हैं जी। सब तरह के अनुभव हैं, मिले जुले अनुभव हैं लोगों के, और हार जीत तो देखिए सबकी लगी रहती है। हम लोग चलेंगे अपने जो हमारा मार्ग है चलने का, जो हमको परम पूज्य बाबा साहब ने सिखाया है, हम उस मार्ग पर हमेशा चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं विनय जी के पास आ रही हूँ। विनय जी, आपने सुना सुधींद्र भदौरिया को, बड़ी महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही जा रही थी कि साहब कोई या तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप्स कोई एजेंडा लेकर अगर कोई चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ संदेश ये जाता है कि मोदी को हटाना है, खुद सत्ता में आना है। तो सर यही क्या सबसे बड़ी कमजोरी है आपके गठबंधन की? देखिए, हमारे गठबंधन का एक ही एजेंडा है, इस देश से बेरोजगारी को मिटाना है, इस देश से महंगाई को मिटाना है, और इस देश से एक जो चौथी पास राजा इस देश को मिला उसको हटाना है। दूसरा, ये जिन्होंने दलों की बात कही है, दल मिल गए हैं, अब आप देखिए मीटिंग हो रही है, दिल भी मिल जाएंगे, और जब दिल मिल जाएंगे तो सीएम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाएगा, और तमाम जो एजेंडे में जो मीटिंग से अभी लोगो लॉन्च होने जा रहा है, आप देखेंगे जब इंडिया से इनको पेट में दर्द हुआ, लोगों से इनको दर्द हुआ, आप देखिएगा जब सीएमपी बनेगा, उस सीएमपी में सबसे बड़ी बात जो होगी वो देश हित की बात होगी, और भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को कैसे खत्म करना है उस पर चर्चा होगी।
और सारे दल मिलकर उसको बनाएंगे। कोई यहाँ एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, 2 व्यक्ति मिलकर सरकार नहीं चलाएंगे। ठीक है, 2 व्यक्ति मिलकर ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं मैं उस पर आगे जवाब लूंगी, लेकिन मुझे बताया जा रहा है अलका लांबा हमारे साथ हैं। अलका जी, मेरी आवाज मिल रही है? तो प्लीज वो पहला जो सवाल था उस पर जवाब अपना पूरा कर लीजिए। जी जी। इंडिया से नेता लोग दल जुड़ रहे हैं, इंडिया मजबूत हो रहा है, इंडिया मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पटना के बाद बेंगलोर और बेंगलोर के बाद आज मुंबई की मीटिंग का बेसब्री से देश के लोगों को इंतजार है। जलते मणिपुर के कारण जो मणिपुर के छोटे छोटे उत्तर पूर्वी दल है वहां के, वो भी अब एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत की भाजपा की जो सरकार बैठी है उसके पास मणिपुर का हल नहीं, तो स्वाभाविक आने वाले समय में कोई भी आपत्ति उत्तर पूर्वी राज्यों से आती है तो नहीं है। तो अभी आप देखेंगे मुंबई की मीटिंग में पहले 16 थे पटना में, बेंगलोर में 26 दल हुए और अब आप देखेंगे ये 30 से पार करेंगे। यही से पता लगता है कि इंडिया के साथ लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जहां तक इस मीटिंग की बात है, मैं आपको विश्वास से कह रही हूँ, भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। पहली मीटिंग के बाद हमला किया इन्होंने एनसीपी और शिवसेना पर, उनके दो फाड़ की उनके नेताओं के ऊपर, ईडी छोड़ी, उनका सारे ख्याल खत्म करके उन्हें शामिल कर लिया गया। ये प्रयास इन्हें मालूम था, हमें मालूम था, जारी रहेंगे, जिसके कारण हम भी सतर्क हुए। हम धन्यवाद करते हैं भाजपा का कि उन्होंने अपनी इन हरकतों को बंद नहीं किया और हमें और सतर्क करके और मजबूत करने का काम मिला है। लेकिन अलका जी, आपसे ही सवाल है, लेकिन आप जो कह रही हैं कि साहब बीजेपी जो है वो बौखला गई है, बौखलाएगी क्यों बीजेपी? ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें यूनिटी कहाँ नजर आती है? मतलब अब आप ही के बयान है जो आप पर्सनल कैपेसिटी में, यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे हुए हैं विनय मिश्रा जी भी, उनको भी बुरा लगता होगा जब आप इतना खुलकर सीधे तौर पर निशाने पर सीधे अरविंद केजरीवाल को लेती होंगी, तो फिर यूनिटी का मैसेज कहाँ जाता है? ये तो दिखाता है कि आप लोग तो आपस में ही सिर फुटअव्वल की नौबत आई हुई है आप लोगों में, तो बीजेपी क्यों डरेगी? जी 2004 और 2009 का लोकसभा याद करिएगा, सीधी भाजपा कांग्रेस की टक्कर में कांग्रेस ने 7 की 7 सीटों में 2004 और 14 में भाजपा को हराया। उसके बाद स्वाभाविक है आम आदमी पार्टी के आने से समीकरण बदले हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया का एक हिस्सा है और मैं फिर आपसे कह रही हूँ, दिल्ली में या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार है। लोगों को अगर दिक्कत और परेशानी आएंगी तो दिल्ली से होने के नाते, विपक्ष होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि हम नगर निगम और कांग्रेस जो सरकार पंजाब और यहाँ पर आम आदमी के, उससे हम बात करें, उन्हें हम कहें कि यहाँ गलत है। इसमें कोई गलत नहीं है, पर आम आदमी पार्टी को लेकर, कांग्रेस के गठबंधन को लेकर क्या फैसला होगा वो हमारा हाईकमान तीसरी बैठक में 101 जब राज्यवार मीटिंग अब शुरू होगी तय कर लेगा। नहीं, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रही हैं भाई, जो हाईकमान है उसको फैसला करना है, लेकिन आप तो खुद जिम्मेदार नेता है ना कांग्रेस पार्टी की, और जब आप जैसी नेता की तरफ से जो दिल्ली में बड़ा चेहरा है वो कहते हैं कि साहब ये जो संघीवाल है, मतलब आप बिना नाम लिए निशाना साधती हैं, अब वो संघीवाल आप कहती हैं तो किसके लिए आप कह रही हैं वो समझ में आता है। और आपकी तरफ से कहा जाता है कि संघीवाल जो है वो इंडिया में सबसे बड़ी दरार है, तो फिर इसको कैसे देखा जाएगा? इस पर आम आदमी पार्टी जो है वो क्या प्रतिक्रिया देगी? अगर मैं उससे सवाल पूछूंगी मतलब मैं उसको परेशानी में डाल रही हूँ। नहीं रोमाना जी, मैं 5 साल आम आदमी पार्टी की विधायक रही और विनय भाई भी कांग्रेस में थे, इनके पिताजी कांग्रेस के सांसद थे, आज दोनों आम आदमी पार्टी में। मेरी जो निजी राय केजरीवाल को लेकर है या आम आदमी पार्टी को लेकर है, मेरे अनुभव उनके साथ जो है वो कभी बदलेंगे नहीं, वो मेरे अनुभव उन लोगों के साथ वैसे रहेंगे और पार्टी को समय समय पर मेरे जो अनुभव रहे हैं या उनका जो तौर तरीका है सतर्क करती रही हूँ, लेकिन फैसला पार्टी को करना है और जो फैसला मेरी पार्टी करेगी वो हमें मंजूर होगा। डन। तो ये तो बहुत ही परिपक्व एक तरीके से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है अलका लांबा की तरफ से। प्रेम शुक्ला जी, अगर इसी तरीके की मैच्योरिटी इंडिया गठबंधन की तरफ से दिखाई जाएगी आगे भी, तो फिर तो यकीनन फिर तो बीजेपी की बौखलाहट बनती है, फिर तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगी यहाँ पर। जी नहीं, बौखलाए हुए तो आम आदमी पार्टी वाले हैं। अलका लांबा जी का बयान आया और पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई और अलका लांबा जी के लिए जो है तत्काल कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उनका निजी बयान है। तो पता नहीं अलका लांबा और कांग्रेस के नेताओं का कौन सा बयान कब निजी हो जाए, कब जो है पार्टी का हो जाए। ये रेखा इतनी पतली है कि कब उसका विलय हो जाता पता ही नहीं लगता है। ठीक है। अब अलका लांबा जी राजीव गांधी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय था उसको वापस लेने के लिए जो आम आदमी पार्टी तैयार हुई और विधानसभा में प्रस्ताव ले आई, तो आप उससे सहमत हो गई कि नहीं सहमत हो गई है? आप जो है आपके कार्यकाल में
ड्रग्स का बाजार पंजाब बन गया था, आज ड्रग्स का कारोबार खत्म हो गया होगा, आपका विश्वास हो गया होगा पंजाब सरकार के बारे में। प्रेम भाई मेरी बात सुनिए और मेरा सवाल सुनिए। एक मिनट अलका, एक मिनट। मुझे लगता है अगर हम इस तरीके की चर्चा करेंगे तो बड़े मुद्दे से डीरेल हो जाएंगे। बड़ा मुद्दा ये है कि पहले जो एनडीए की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये नेता जो हैं ये तो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं, फॉल्ट लाइन्स इतनी गहरी हैं कि ये लोग एक मंच पर आ नहीं सकते। अब हुआ क्या, वो 23 जून की तारीख थी पटना, जहां पर ये 15 दल एक साथ आ गए। उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नहीं अब और कुछ नहीं होने वाला इनका। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बैठक हो जाती है जुलाई में, और तब क्या होता है, वो 15 से राजनीतिक दलों की संख्या और बढ़ जाती है, वो 26 पर पहुंच जाती है। अब ये तीसरी बैठक की तैयारी में है और दूसरी बैठक में ही गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं किस तरीके से की आई सामने, उससे ऐसा लगा कि बीजेपी समझ नहीं पा रही है कैसे काउंटर करे इस गठबंधन के नाम को। अब तीसरी बैठक हो रही है, ये लोग कह रहे हैं हम अपना लोगो लॉन्च करने जा रहे हैं, कह रहे हैं लोगो ऐसा होगा जिससे हम युवाओं को भी अपने साथ जोड़ेंगे, साथ ही हुंकार भर रहे हैं कि साहब हम अपना दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, एनडीए के दल भी हमारे साथ आने वाले हैं। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या ये मुश्किल एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए? देखिए चुनाव अभी आने तो दीजिए, चुनाव घोषित तो होने दीजिए, चुनाव घोषित होने तक ये गठबंधन टिकने तो दीजिए, उसके बाद जो है जनता तय करेगी कि इसमें से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जो है वो जनादेश मिलना है कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जो है स्टालिन, इनके नेतृत्व को मिलना है। इनके जो 26 नेता हैं, 26 चेहरों को देना है जनादेश, या एक चेहरा जो निश्चित है कि एनडीए के 38 दलों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए तय करा। अभी इनकी 3 मीटिंग हो गई, कन्वेनर कौन है पता नहीं है, इनका जो है सीएमपी क्या होगा, अभी सुधींद्र भदौरिया जी ने पूछा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई चर्चा नहीं है। एक चर्चा सिर्फ इनकी है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे कब्र उनकी खुदेगी जिन्होंने इस देश को प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कर लो, फिर आप दोनों के पास आए। कब्र जरूर खुदेगी। ठीक है इस देश की जनता कब्र खोदेगी। ठीक है, जल्दी से पहले विनय जी आप आ जाइए, फिर अलका लांबा मैं आपके पास आ रही हूँ। विनय जी उनकी तरफ से वही बात दोहराई जा रही है कि साहब कोई एजेंडा नहीं है इनका, सिर्फ एक एजेंडा है, मोदी को हटाना, मोदी को निशाने पर लेना। जी विनय जी, इनकी बौखलाहट तो तभी समझ आ गई थी कि हमारी दूसरी मीटिंग को इन्होंने 18 जुलाई के आनंद फानन में 36 पार्टी बुला के मीटिंग कर ली। दूसरी मोदी जी के 3 रथ हैं, सीबीआई, ईडी और कैश। आप देखिए जैसे इंडिया गठबंधन हुआ, इनको तीनों रथ फुल स्पीड में दौड़ रहा है। जिस राज्य में हो सकता है राज्य को तोड़ कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे उनको अपने पाले में लिया जाए, इनका फुल चल रहा है। 2 दिन पहले जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं उसको अपनी पार्टी ज्वाइन करा के उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो बौखलाहट बीजेपी वाली बताए, और ये जो अपने रथ इन्होंने चला रखे हैं, इस बार जनता देख रही है, 140 करोड़ जनता देख रही है कि इस बार ये रथ इनका सीबीआई, ईडी का जो इन्होंने खेल खेल रखा है, कैश का जो खेल रुकेगा और इंडिया गठबंधन इस बार जीत के आएगा। ठीक है, अलका लांबा जल्दी से आप भी आइए। देखिए अब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं दलों के जुड़ने से कुछ नहीं होगा, टूटने से होगा ना। इनसे सेना टूटी, इनसे शिरोमणि अकाली दल टूटा, एक समय पर टीएमसी, पीडीपी, एनसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सब इन्हीं के साथ थे ना। तो जुड़ने से फर्क नहीं पड़ता, टूटने से तो फर्क पड़ेगा जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि आपने धोखा किया उन सब अपने दलों के साथ जो एनडीए का कभी हिस्सा हुआ करते थे। और कब्र खोदेगी, विक्टिम कार्ड खेलना मोदी जी के नाम पर बंद कर दीजिए। कब्र खोदेगा इंडिया किसकी? बेरोजगारी की कब्र खुदेगी, महंगाई की कब्र खुदेगी, आराम से देखिए, इस तरीके के निजी हमले मत कीजिए एक दूसरे पर, प्लीज संयम के साथ अपनी बात रखिए, प्लीज। बेरोजगारी की कब्र खुदेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, महंगाई, किसान, प्याज का किसान रो रहा है। ठीक है, मैं रामकृपाल जी के पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन सुधींद्र जी के पास मैं चलना चाहती हूँ। और सुधींद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, एक तरफ जो सत्ता पक्ष है उसकी बात आप सुन रहे हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसमें शामिल दलों की बात आप सुन रहे हैं। 2024 के लिए बीएसपी का स्टैंड क्या है सर? 2024 के लिए क्या बीएसपी को लगता है कि विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से बीएसपी खुद को उससे अलग किए हुए है?
आपको मैंने अपने पहले वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि बहन मायावती जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि हम समान रूप से अभी दूरी बनाए हुए हैं। अभी जब तक स्पष्ट नहीं होगा कि जो सरकार बनेगी वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगी, संविधान की रक्षा करेगी। और अभी जो सरकार चल रही है, अभी जो सरकार चल रही है उसे आप कहाँ रखते हैं, उसे आप कैसे आंकते हैं? अभी जो सरकार चल रही है उसे आप कैसे आंकते हैं? निसंदेह हम उसके अगर हम उनके साथ होते तो हम उनके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे होते? ठीक है। हम उनके खिलाफ रोज बहन मायावती जी के बयान आते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। आप उनके खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें सत्ता से हटाने के लिए आप जो बाकी विपक्षी दल हैं उनके साथ आने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। ब्रिटेन से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ATC सिस्टम ब्रिटेन का ठप हो गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठप होने की वजह से ब्रिटेन में कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल स्नैग है, जिसकी वजह से ये एयर ट्रैफिक सिस्टम ठप हुआ है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ इस वक्त विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, ये जो हुआ है ATC सिस्टम जिस तरीके से ब्रिटेन में ठप हुआ है, इसकी वजह क्या है सर? कब तक ठीक हो पाएगा? क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं क्लियरली जी। प्रफुल्ल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी प्रफुल्ल बख्शी जी से। मैं एक बार फिर से आपको ये खबर बता देती हूँ। देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो ठप हो गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठप होने की वजह से जाहिर सी बात है जो फ्लाइट्स हैं उनकी उड़ान में दिक्कत आ रही है, कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी टेक्निकल इश्यू की वजह से। ये एयर ट्रैफिक सिस्टम बताया जा रहा है कि ठप हो गया है। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले इसी तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अमेरिका, यूएस में भी इशू आया था, और अब ये जो खबर सामने आ रही है वो यूके से सामने आ रही है, ब्रिटेन से सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष सिंह मौजूद है। जरा जानते हैं आशीष से जानकारी क्या मिल रही है, अपडेट क्या है, कब से ये इशू आ रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में? रोमाना, कुछ घंटे पहले ही इस तरह से एक अपडेट आई है लंदन से, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये न केवल लैंडिंग्स बल्कि जो टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट्स हैं लंदन के लगभग सभी, इनफैक्ट पूरे यूके के लगभग सभी एयरपोर्ट से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसका असर न केवल यूके और यूरोप में बल्कि पूरे विश्व पर एयर ट्रैफिक पर पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर फ्लाइट्स आपकी लैंड नहीं होगी तो जो कैरी फॉरवर्ड या फिर आगे कंटिन्यूड फ्लाइट्स है जो सेम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है दूसरी जगहों पर जाने के लिए, वो भी बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा। वजह एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर निकल कर सामने आता है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर वजह नहीं बताई गई है, लेकिन हमने देखा है कि जब से रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है 2-3 इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब पश्चिमी देशों के पूरे ही नेटवर्क पर, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सिस्टम होता है उसके सेंट्रल नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ है। कई बार अमेरिका ने इसे एक्सेप्ट किया है, कई बार एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन यूके को लेकर अभी जाहिर सी बात है कि प्रायोरिटी है कि किस तरह से इस पूरे ट्रैफिक को वो वापस से एक बार बिल्कुल अभी इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल स्नैग ग्लिच है या फिर किसी तरीके का साइबर अटैक है। इसको लेकर फिलहाल इंतजार रहेगा और जानकारियों का। अभी की सिचुएशन ये है कि दिक्कत आ रही है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठप है जिसकी वजह से उड़ानें प्रभावित यूके में। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस अपडेट के लिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं चर्चा जिस मुद्दे पर हम कर रहे हैं, एनडीए में सेंधमारी, इंडिया की नई तैयारी। और मैं इससे पहले अलका जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले जरा रामकृपाल जी के पास चलते हैं। रामकृपाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, एक बात जो यहाँ पर बार बार उठ रही है वो ये है कि साहब 24 तक इस गठबंधन का अस्तित्व, इंडिया गठबंधन, उस पर एक सवालिया निशान लग रहा है। आपको क्या लगता है जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा ये गठबंधन विपक्ष का मजबूत होता जाएगा या बिखरता जाएगा, क्या होगा? देखिए रोमाना जी, मैं अभी यही कह रहा था कि भविष्य की खबरें लिखना बहुत आसान होता है, अखबारों में भी ये होता है। आप लिखिए कि भविष्य में ये होने वाला है, वो होने वाला है,
क्योंकि जब तक आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तब तक लोग भूल जाएंगे, अगर उसका खंडन भी आएगा तो किसी को नहीं है। वर्तमान से भागना नहीं चाहिए। आपने एक बेसिक सवाल उठाया था जिसको हमारे मित्र भदौरिया जी ने भी वो सवाल उठाया है। सीधी बात है कि हम अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? पहला सवाल तो ये है कि क्यों, व्हाई, और इस सवाल का जवाब जैसा कि लोग कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, अरे ये तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से कोई चुनाव ऐसा नहीं होगा जिस चुनाव में ये सब बातें न कही गई हों। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, यथार्थ जो आप सवाल कर रही हैं उसके लिए मैं वर्तमान की एनालिसिस पर ही कुछ कह सकता हूं। जैसा कि सुधीर जी ने भी कह दिया कि ये जो अटकलें चल रही मायावती आ जाएंगी, वो आ जाएंगी। इसमें क्या कुछ रॉकेट साइंस है? क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? ये तो साफ सी बात है, 2024 में सत्ता चाहिए इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं। हाँ। आप यही फर्क है। हाँ। वो मोदी को हटाने के लिए हो रहे हैं। हाँ। यही मैंने कहा था। हाँ। कि आजादी के बाद से आज तक जितने भी चुनाव लड़े गए हैं सब एक पॉजिटिव नैरेटिव पर लड़े गए। आप ये देखिए, सबसे पहले नेहरू जी आए थे, आज़ादी के आंदोलन के थे, उनको 3 बार मिला। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद जेपी आते हैं, कहते हैं संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसके बाद आएगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है। पहली बार हम देख रहे हैं कि किस लिए, वो बाद में है, मोदी को हटाने के लिए। तो मेरा ये कहना है, देख लीजिए, अब जब मोदी मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ सर। क्योंकि हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लेसन ले सकते हैं। अभी की जो स्थिति बन रही है 2024 के लिए, उसके लिए बार बार जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से 2004 को याद दिलाया जाता है, और 2004 के अंदर जो नैरेटिव था बीजेपी की तरफ से वो इंडिया शाइनिंग था। अगर आप बता पाएं कि उस दौरान विपक्ष या कांग्रेस की तरफ से क्या नैरेटिव था और वो क्या क्या क्लिक किया क्या था? देखिए, आप याद कीजिए, अलका लांबा जी कांग्रेस में है इस समय, कितनी सीटें मिली थी पता आपको? 143 या 144 सिर्फ कांग्रेस की सीटें थी। और इसलिए वो सत्ता में आ गए कि वामपंथ की एक बहुत बड़ी गठरी, 40-50 सबसे बड़ा दल तो बनकर उभरी थी। नहीं, सबसे बड़ा दल बन के उभरी थी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आगे सर्वाइवल हुआ वो 40 से 45 वामपंथ की गठरी उनके पास आ गई। और दूसरी वो तरफ आंध्रा और तेलंगाना जी, तब ये कांग्रेस की तरफ थे। बिल्कुल। मतलब ये, अब आप सोचिए आज की तारीख में अगर मान लीजिए कि फिर से कांग्रेस 150 पे पहुंच जाती है तो 300 की जो पार्टी है वो कहां आके ठहरेगी? अगर 150 की पार्टी महाचुंबक हो जाती है तो 250 की पार्टी या 200 की, मैं 100 सीट घटा रहा हूं, वो उस चुंबक से बड़ी महाचुंबक होगी। मतलब आप बीजेपी की कह रहे हैं कि यही उदाहरण के तौर पर अगर घट भी जाती हैं, आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात बता रहा हूं, बहुत बातें अभी की जाती हैं। जब आप 2024 की बात करेंगे तो देखेंगे प्रवक्ता भाग रहा है, वो 2004 नहीं, वो विधानसभा की बात करने लगेगा। अब मैं अगर विधानसभा पर भी पूछूं, देखिए 2018 में जब इलेक्शन, 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद लोकसभा में सफाया हो गया। नहीं, लोकसभा में। और ये देखिए, भारत के लेकिन बस एक लाइन और कहूंगा, सर मुझे ब्रेक लेना है, भारत के 13 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2019 में राज्यों में हारने के बावजूद 90% के आसपास था। उस स्ट्राइक रेट को अगर आप कितना भी नीचे कर लेंगे तो आज की तारीख में जो ये दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात, आप देखिए केजरीवाल जाकर के, ये विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं, और इससे आगे का मैं एक और आंकड़ा दे देती हूँ दर्शकों को, वो ये कि वो जो 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी उनमें से 224 224 ऐसी सीटें थी जहां टोटल जो वोट्स पड़े थे उसमें 50% से ज्यादा वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिला था। तो ऐसे में अगर सारे गठबंधन के साथी साथ में मिल भी जाएं तो भी अगर 224 सीटें ऐसी पिछली बार थी जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, तो फिर इंडिया गठबंधन अपना भविष्य किस रूप में देख रहा है? एक सवाल ये। और दूसरा सवाल यह है जो मैंने पहले पूछा कि 2024 तक ये गठबंधन कमजोर होगा या फिर मजबूत होता चला जाएगा, और उसका आधार ये कि जून जुलाई में हम देख रहे हैं मोमेंटम इस गठबंधन के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। 15 दलों से लेकर 26 दल, और अब मुंबई में कहा जा रहा है 30 दल। तो क्या इसको दरकिनार कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए? इस पर भी आगे बात करेंगे।
तो इंडिया गठबंधन का विस्तार के 2024 में होगा बेड़ा पार। आप जानते हैं 2 बैठकें विपक्ष के गठबंधन की हो चुकी है और तीसरी बैठक अब 31 अगस्त और 1 सितंबर मुंबई में होनी है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है जो इस तीसरी बैठक से पहले पूछा जा रहा है, जरा जल्दी से वो टेलीविजन स्क्रीन पर ले आइए। वही सवाल अब मैं मेहमानों के सामने रखने जा रही हूं और संक्षेप में आप सबसे इसी सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। सवाल गौर से सुनिए, क्या मुंबई की बैठक में इंडिया के संयोजक का ऐलान होगा? इसी को लेकर जरा जल्दी से मेहमानों की राय जानते हैं। शुरुआत अलका लांबा आपसे करूं, होगा क्या संयोजक के नाम का ऐलान? है कि तीसरी बैठक में संयोजक और जो 26 में से 11 दल उसका हिस्सा रहेंगे कमेटी टीम का, जो पूरी प्रक्रिया को अब आगे लेकर जाएगी, उसकी भी पूरी संभावना ऐलान होगा। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बीएसपी के नेता बैठे हुए हैं, ये तय हो चुका है इस देश में कि 2024 का मुकाबला इंडिया और एनडीए में होने वाला है। अब तीसरा दल जो है गठबंधन बनाने के बहुत प्रयास तेलंगाना की धरती पर हुए लेकिन विफल हुए। तो अब जो भी दल एनडीए या इंडिया से बाहर होगा, मुझे नहीं लगता 2024 में लोकसभा में वो वोट पाने वाले हैं। ठीक है, आप कह रही है वो रेस से ही बाहर हो जाएंगे। या तो आपको एनडीए में आना होगा या इंडिया में आना होगा अगर 2024 चुनावी रेस में आपको बने रहना है। ठीक है, संक्षेप में प्रेम शुक्ला जी, वही सवाल, मुंबई की बैठक में इंडिया के संयोजक का ऐलान आपको लगता है हो जाएगा, सहमति बन जाएगी? हम लोग को दूसरों के सपनों में घुसकर देखने की आदत नहीं है और ना हमारे पास कला है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी टीम क्या करेगी ये अलका लांबा बताएं, मिश्रा जी बताएं तो समझ में आता है। मुझसे इस प्रश्न का तो कोई औचित्य ही नजर नहीं आता। नहीं, लेकिन आप ही लोग कह रहे हैं कि साहब 24 तक ये टिकेगा नहीं, ये गठबंधन 24 चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा, इसलिए ये एक जेनरिक सवाल है और ये शो का फॉर्मेट है हमारे। हम शो के आखिरी हिस्से में एक सवाल लेकर आते हैं और सब मेहमानों से उस पर राय लेते हैं। विनय जी ये आप पर तंज कर रहे थे प्रेम शुक्ला जी, वो जो सपने वाली बात कह रहे थे। आइए सर, आपका टेक सर, नाम का ऐलान हो जाएगा संयोजक के? विनय जी देखिए, मुझे लगता है आपके सामने है, समय आने दीजिए और भी चीजें खुल के आएंगी और बहुत जल्द आपके सामने कन्वेनर भी आएगा, कॉमन मैन प्रोग्राम भी आएगा और इंडिया कैसे चुनाव जीतेगा उस पर भी निश्चित तौर पे जो है चर्चा होगी। सर, मुंबई की बैठक में संयोजक का नाम सामने आ जाएगा, ये सवाल है, हाँ या ना में दे दीजिए, दिक्कत हो रही है तो। देखिए, अब ये चर्चा का विषय है। अच्छा, ये तो अब चर्चा उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया जी, आपको लगता है कि विपक्षी दलों में सहमति बन जाएगी? तीसरी बैठक हो रही है विपक्षी गठबंधन की, इसमें संयोजक का नाम पहली बैठक से ही लेकर चर्चा है कि साहब हो जाएगी घोषणा, और किसका नाम होगा उसको लेकर भी चर्चा है। मैं तो नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन सुधींद्र जी आपको लगता है मोहर लग जाएगी? देखिए, ये तो जो लोग उस बैठक में जा रहे हैं, ये प्रश्न उनसे होना चाहिए। हम तो उस बैठक में है नहीं, तो जो उस बैठक में है वो निर्णय लेंगे। लेकिन अगर नाम पर मोहर लगती है तो आपको लगता है कि इससे विपक्षी गठबंधन की मजबूती का एक संदेश जाएगा? देखिए, इस देश में आम जनता ने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारे साथ होगा वो उसका ही अस्तित्व रहेगा। हाँ। तो हमने बहुत सारे लोगों का अस्तित्व बनते और बिगड़ते देखा है। चलिए ठीक है, आपने जवाब भी दे दिया अलका लांबा को इसी के साथ। ठीक है सर, अगर कोई अस्तित्व है हाँ। तो देश के इस देश के लोकतंत्र का है। इस देश बिल्कुल सर, जनता जनार्दन है, उसी को फैसला लेना है। रामकृपाल जी, मुंबई बैठक में इंडिया के संयोजक के नाम का ऐलान हो जाएगा? हम ये भी कहेंगे जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या होगा नहीं, लेकिन जो 2 सबसे बड़े प्रबल दावेदार थे इसके, जब से ये मेल मिलाप की तैयारी शुरू हुई, नीतीश कुमार और शरद पवार, कम से कम आज इन दोनों के नाम मुझे लगता है कि ये बाहर हो चुके हैं। और आने वाला समय अगर कांग्रेस की लीडरशिप में कोई ये चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं समझता हूं जनता में उसका एक अच्छा मैसेज जा सकता है। लेकिन आपने तो संयोजक कौन, जितने कयास लगाए जा रहे थे उस पर ही फुल स्टॉप लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस शो में।